वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। इस वीडियो के अंदर हम नमूनिया के बारे में डिस्कस करेंगे। नमूनिया के बारे में देखेंगे कि नमूनिया जो डिजीज़ है उसका पॉजिटिव एजेंट्स क्या है, उसकी काज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसका नमूनिया का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो बैक्टीरिया उसमें इन्वॉल्व है या वायरस है या उसमें फंगस इन्वॉल्व है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की है होम्योपैथिक की, उस मेडिसिन के बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो का मकसद सबसे पहले तो 10th क्लास के वो स्टूडेंट्स जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम टॉपिक है, 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, उनके रिलेटेड है, वो सुन सकते हैं इसको। ट्रीटमेंट से पहले उनका टॉपिक है वो अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करें नमूनिया के बारे में। उसके बाद ये वीडियो जो है ये पैरामेडिकल स्टाफ जिसमें बिलखसूस न्यू जो होम्योपैथिक के स्टूडेंट्स हैं और जो होम्योपैथिक के न्यू डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स, उनके लिए ये वीडियो है। या उनको मैंने नमूनिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगा, उसके बाद इसकी काजेस बताऊंगा, उसके बाद इसके सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा और एंड पे हम जो है इसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि वर्ड निमोनिया क्या चीज़ है। लिसन, मैंने यहाँ पे कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, उन अल्फाज पे ज़रा गौर कीजिएगा, उसके बाद इसको डिफाइन करता जाऊँगा। निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। ये याद रखिएगा कि निमोनिया जो है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ है। हमारे लंग्स का इन्फेक्शन जो है ये निमोनिया है। अगर आपको पता है कि इसके लंग्स जो है उसके 2 लोब्स हैं, अगर तो एक साइड का लोब इन्फेक्टेड है तो देन इट इज़ अ सिंगल निमोनिया। अगर दोनों लोब जो है लंग्स के वो इन्फेक्टेड है या इफेक्टेड है निमोनिया से तो इट इज़ अ डबल निमोनिया। ठीक है, ये सिंगल निमोनिया भी है या डबल निमोनिया है। इस वजह से हम इसको कैटेगराइज करते हैं जी ये सिंगल निमोनिया है या ये डबल निमोनिया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इस इन्फेक्शन के पीछे काजेस क्या हैं। काजेस जो है सबसे पहले मैंने स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाई बैक्टीरिया का जिक्र किया गया है। सबसे जो मेजर काज है इसकी एक तो है स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाई बैक्टीरिया। उसके बाद इसकी जो काज है वो वायरसेस भी हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस का जिक्र जो है वो बिलखसूस मेडिकल में मिलता है। उसके बाद कुछ फंगल इन्फेक्शन जो है, फंगस जो है वो भी जाके एल्वोलाई को मुतासर करती है या वहाँ पे जाके इन्फेक्शन करती है और उस इन्फेक्शन की जो सिम्टम्स हैं वो निमोनिया की सूरत में अपीयर होती है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब स्ट्रेप्टोकोकस है या इन्फ्लुएंजा का वायरस है या फंगल इन्फेक्शन है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहाँ पे है जिसकी वजह से निमोनिया डिजीज जो है वो काज होती है। निमोनिया एक डिजीज है, ना कि डिसऑर्डर है। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डिजीज हम उसको कहेंगे जिसके अंदर माइक्रोब्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, वो डिजीज होंगी, और जिसके अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होंगे, माइक्रोब्स की वजह से वो नहीं जो है वो डिजीज होगी, वो डिसऑर्डर कहलाएगा। सो यहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट है, इसको हम डिजीज कहेंगे। निमोनिया इज अ डिजीज। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस डिजीज का क्या है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाई बैक्टीरिया, इन्फ्लुएंजा वायरस और फंगल इन्फेक्शन क्या करता है ये देखिएगा। दे सेटल इन एल्वोलाई। क्या करते हैं कि ये हमारे ब्रीदिंग के रास्ते से, ट्रेकिया के रास्ते से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के रास्ते में ब्रोंक्यूल से हमारे एल्वोलाई के अंदर पहुंचते हैं और एल्वोलाई के अंदर पहुंच के वहां पे सेटल हो जाते हैं। बैक्टीरिया सेटल होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस सेटल होता है या फंगल इन्फेक्शन सेटल होता है। वहां पे क्या करता है, ग्रो इन नंबर्स। ये याद रखिएगा कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस बॉडी के अंदर पर्टिकुलर पार्ट्स पे पहुंच के अपनी ग्रोथ करता है। जब अपनी ग्रोथ करता है तो उस ग्रोथ की सूरत में उसकी जो क्लोनिंग जब वहाँ पे प्रेजेंट होंगी तो वो उस हिस्सा पे जो इफेक्ट शो करेंगी वो हमारी डिजीजेस की सिम्टम्स होंगी। जब तक इसकी नंबर्स जो है वो इंक्रीज नहीं करते तब तक कोई भी माइक्रोब जो है वो अपनी जो है वो पार्टिकुलर सिम्टम्स अपीयर नहीं करता। उसके बाद
नंबर्स ग्रो इन नंबर्स, यहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाएंगे कहाँ पे एल्वोलाई के अंदर। ब्रीथ द लंग्स टिश्यूज, अब देखें जो बैक्टीरिया जिस एल्वोलाई के पार्ट में प्रेजेंट है वहां पे उस पार्ट्स की डिस्ट्रक्शन भी तो करेंगे ना, अगर उनको तो वहां से डाइट भी चाहिए ना। उन्होंने उसकी एल्वोलाई की जो वाल है उनको ही खाना शुरू कर देना है या वहां पे ही डिस्ट्रक्शन शुरू कर देना है, एल्वोलाई की तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी वहां पे। अब जिस एरिया में एल्वोलाई के एरिया में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वायरस प्रेजेंट है, फंगल इन्फेक्शन अपना काम कर रहा है, वहां पे एरिया जो फंजाई का जो होगा एल्वोलाई का एरिया बिकम फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस। उसके अंदर क्या होगा, एक तो फ्लूइड आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर पस स्प्यूटम जो है वो भी कलेक्शन वहां पर वो भी उसकी भी डिपॉजिट हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अब इसकी कैसे सिम्टम्स हैं। ये मैंने रफ सा स्केच ड्रा किया है, यहाँ पे आपको समझा दूं कि ये हमारी नॉर्मल एल्वोलाई है, ओव्यूल के बाद एल्वोलाई है। एल्वोलाई का नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है वो आप देख रहे हैं, ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपको पता ही है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो इसके मेजर जो है वो इनहलेशन और एक्सहालेशन है। इनहलेशन में ऑक्सीजन जो है वो लंग्स कैरी करता है और तमाम ब्लड तक को सप्लाई करता है, और एक्सहालेशन के अंदर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एग्जॉस्ट करता है और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये नॉर्मल एल्वोलाई है और नॉर्मल ऑक्सीजन की कंजप्शन भी करती है। ये जो एल्वोलाई है इसके अंदर जो है वो निमोनिया का बैक्टीरिया, वायरस या फंगल का इन्फेक्शन है, और इसके अंदर जो है एल्वोलाई फिल्ड विद पस, फ्लूइड्स के साथ और पस के साथ भरी हुई है। अब देखें एल्वोलाई ने करना क्या है, एल्वोलाई ने ऑक्सीजन कंजप्शन, ऑक्सीजन डिफ्यूज करके जो है इसके साथ अटैच कैपिलरीज वहाँ पे भेजनी है। वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो रेड ब्लड सेल्स के साथ ऑक्सी हेमोग्लोबिन का एक छोटा सा बॉन्ड बनाएगी और तमाम सेल्स तक सप्लाई होगी। अब जबकि जिस एल्वोलाई ने ऑक्सीजन को डिफ्यूज करना था, जिसने कैपिलरीज को ऑक्सीजन देनी थी, अब उसके अंदर जो है वो पस है और फ्लूइड है, वो ऑक्सीजन की जो डिफ्यूजन है वो प्रॉपर कैपिलरीज के अंदर नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार प्रॉपर जो है वो यहाँ से डिफ्यूज कैपिलरी से डिफ्यूज करके इस फ्लूइड के अंदर या एल्वोलाई में नहीं आएगी, और एल्वोलाई में प्रेजेंट ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज करके वो कैपिलरीज तक नहीं पहुंचेगी। जब जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है, ऑप्टिमम लेवल है, वो कम हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, तो उसकी भी सिम्टम्स को आप जहन में रखिएगा कि ऑक्सीजन अगर बॉडी के अंदर कम हो रही है तो उसके सिम्टम्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है तो उसके सिम्टम्स क्या है। उन सिम्टम्स को माइंड में रख के मैं यहाँ पे सिम्टम्स लिखूंगा, आप भी जहन में रखिएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कंजप्शन कम हो रही है, ऑक्सीजन की डिफ्यूजन ही कम हो रही है, ठीक है। कंजप्शन तो उस वक्त होगी जब ऑक्सीजन प्रॉपर मकदार के अंदर सप्लाई होगी। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर मकदार के अंदर जो है वो डिफ्यूज ही नहीं हो रही, मिल ही नहीं रही कैपिलरीज को, तो इसकी सिम्टम्स क्या होंगी, कोल्ड विद हाई फीवर, सर्दी लगेगी और इसके साथ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, डिस्ट्रक्शन हो रही है एल्वोलाई की बैक्टीरिया के जरिए, शिवरिंग होगी, सर्दी। मैंने सर्दी का मैकेनिज्म, शिवरिंग का सर्दी कपकपी को कहते हैं, आपने अक्सर देखा होगा मलेरिया के अंदर भी शिवरिंग हो जाती है, और ये निमोनिया के अंदर भी शिवरिंग होगी। शिवरिंग क्यों होगी, मैंने बताया था आपको, एल्वोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन के जरिए या जो हमारे लंग्स का जो फंक्शन है वो ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाना, ठीक है। और यहाँ जो एल्वोलाई के है वहाँ पर ही ये गैसेस एक्सचेंज होती हैं, और एल्वोलाई ही के अंदर ही फ्लूइड पस भरा हुआ है, तो वो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज होकर ब्लड कैपिलरीज के अंदर नहीं जाएगी। जब ऑक्सीजन की बॉडी के अंदर कंजप्शन नहीं होगी या बॉडी के अंदर उसकी शॉर्टेज होगी,
देन जितने भी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस थे वो मुतासर होंगे, और ऑक्सीडेशन ना होने की वजह से जिस्म के अंदर एनर्जी का लेवल कम होगा। एनर्जी का लेवल कम होने की वजह से आपको शिवरिंग फील होगी। ऐसा ही मैकेनिज्म मलेरिया के अंदर है। जब वो रेड ब्लड सेल्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को मुतासर करता है, उस वक्त भी जिस्म में ऑक्सीजन की कमी की वजह से शिवरिंग का प्रोसेस हो सकता है, सिम्टम्स हो सकती हैं। उसके बाद कफ है विद स्प्यूटम, डेफिनेटली जहां एल्वोलाई के अंदर इरिटेशन, क्या यहाँ तो डिस्ट्रक्शन हो रही है, इरिटेशन भी एल्वोलाई में हो तो आपको कफ होगी। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रही है एल्वोलाई की तो यहाँ पे कफ की सिम्टम्स होंगी। और स्प्यूटम जब उसके अंदर एल्वोलाई जो है उसके अंदर पस फिल्ड है, फ्लूइड फिल्ड है, तो उसने तो निकलना है बाहर। जब वो बाहर निकलेगी तो वो बलगम की सूरत में, स्प्यूटम की सूरत में निकलेगी। उसके बाद शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, सांस। आपको पता है कि जब आपने दौड़ना होना तो आपके मसल्स को क्या होता है, ऑक्सीजन की फराहमी ज्यादा चाहिए और आपकी हार्ट बीट और आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज पूरी बॉडी के अंदर हुई है, या यहाँ पे एल्वोलाई के अंदर फ्लूइड या उसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से जो है वो सांस का शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, यानी सांस जो है वो उखड़ेगा। आपका छोटा सांस हो सकता है, आपका जल्दी जल्दी सांस आ सकता है आपको। अब यहाँ पे वही सिम्टम्स मैं आपको रिपीट करने लगा हूँ। स्किन कलर में डस्टी, पर्पलिश ड्यू टू पोर ऑक्सीजन कंजप्शन या डिफ्यूजन। ठीक है, अब बॉडी का जो कलर होगा वो डस्टी होगा, पर्पलिश होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर प्रॉपर मकदार में, प्रॉपर क्वांटिटी, ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑक्सीजन की जो है वो नहीं पहुंच रही। या क्यों, उसकी वजह आपको मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे एल्वोलाई के अंदर जिन्होंने ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के जरिए ब्लड कैपिलरीज के अंदर भेजना था, वहाँ पे फ्लूइड फिल है, तो ऑक्सीजन की जो है वो डिफ्यूजन और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन जो है वो जो कैपिलरी से एल्वोलाई के अंदर और एल्वोलाई से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो है वो यहाँ पे उसकी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो रुकी हुई है। सो बॉडी का कलर भी ऑक्सीजन की कम मिकदार की वजह से जो है वो पर्पलिश या डस्टी शो हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको अगर एलोपैथी की नज़र में देखें तो एंटीबायोटिक से क्योर करते हैं, या वैसोडाइल्यूटर देते हैं, या एक्सपेक्टोरेंट देते हैं जिससे फ्लूइड जो है वो बाहर निकले। लेकिन यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है होम्योपैथिक के साथ जुड़ा हुआ है, हमने मेडिसिन होम्योपैथिक की सिलेक्ट करनी है। याद रहे कि होम्योपैथिक की भी हर ड्रग का एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। उस फार्माकोलॉजिकल एक्शन को भी जो न्यू मेरे यंग डॉक्टर्स हैं वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी पढ़ें और सिम्टम्स को भी देखें। हर बीमारी की सिम्टम्स होती हैं, हर बीमारी अपनी अलामात का इजहार सिम्टम्स की सूरत में करती हैं, लेकिन वहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखें कि यहाँ पे जो बीमारी थी उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था। ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ये काजिज थी। आपने देखना है कि आपकी कौन सी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और उसका इफेक्ट कहाँ पे है। ठीक है, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए भी आप ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास होम्योपैथिक की मेडिसिन है वो ब्रायोनिया है। अगर चेस्ट में पेन है, कंप्रेशन है, दबाव है, तो आप ब्रायोनिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, या सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर आपने चलना है तो भी ब्रायोनिया सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। उसके बाद आर्सेनिकम एल्बम भी नमूनिया के अंदर बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। इसको भी आप, इसकी अलामात भी, चेस्ट की अलामात पढ़ें तो भी आपको पता चल जाएगा कि आर्सेनिक हमने कब यूज़ करवानी है। फास्फोरस भी एक अच्छी रेमेडी है, आपने नमूनिया के अंदर अप्लाई करना है इसको। इसकी चेस्ट की अलामात ओनली आपने रीड करनी है। एंटीमोनियम टार्ट के बारे में बता दूं आपको। एंटम टार्ट जो है ये एक एक्सपेक्टोरेंट जो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, ये एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट मैं आपको बता दूं वो तमाम ड्रग्स एक्सपेक्टोरेंट्स होती हैं जो कि बलगम के इज्तिमा को खारिज करती हैं, बलगम को खारिज करती हैं, बलगम को बाहर निकालती हैं। वो तमाम ड्रग्स एक्सपेक्टोरेंट है। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेक्टोरेंट जो है आप इसको एंटम टार्ट जो है आप इसको एज ए अमोनियम कार्ब जो सिरप देते हैं वो एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे। ठीक है, वही यहाँ पे आप एंटम टार्ट इस्तेमाल करें तो वो भी एक्सपेक्टोरेंट ही है, यानी ये बलगम का खराज करेगी। खा वो अस्थमा की बलगम हो, खा वो
सिंपल कफ की बलगम हो तो ये एंटमटार्ड जो है ये एक्सपेक्टोरेंट का काम करेगी। उसके बाद है हेपरसल्फ है, ये भी बलगमी झिल्लियों पे बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट है, इसकी भी स्टडी कीजिएगा। हेपरसल्फ भी एक इफेक्टिव रेमेडी है निमोनिया के अंदर। इपिकॉक के बारे में बता दूं आपको, इसका भी कॉन्स्टिट्यूंट एलोपैथिक में ड्रग इस्तेमाल जो है वो इसका मेडिकल कॉन्स्टिट्यूंट जो है फार्माकोलॉजिकल एक्ट के लिए एपिकॉक एलोपैथिक में भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन होम्योपैथिक के अंदर इपिकॉक जो है इसकी अलामात देखिएगा, ये भी कुछ जो है इसका फार्माकोलॉजिकल अफेक्शन जो है ये एक्सपेक्टोरेंट भी है एपिकॉक, ठीक है। उसके बाद कार्बोविज है, इसके बारे में भी इसकी चेस्ट की अलामात के बारे में पढ़िएगा, इसको स्टडी कीजिएगा। बिलखसूस ओल्ड पीपल्स के अंदर जब आपको इस तरह का कोई सिम्टम्स होती है निमोनिया की तो तब इसके बारे में जहन में बात रखिएगा कार्बोविज के बारे में। और इसके साथ एक और रिलेटिव ड्रग है सेनिका, इसके बारे में भी स्टडी कीजिएगा। ओल्ड पीपल के या ओल्ड एज में जब ये निमोनिया होगा तब ये आप ड्रग जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। सायर मेडिकल लर्निंग यूट्यूब का फेस भी है, यूट्यूब का पेज भी है, और इसके अलावा जो है हमारा जो है यूट्यूब का चैनल भी है, फेसबुक का पेज भी विजिट कीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है हमारे लिए अहम होगी। अस्सलाम वालेकुम।